बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट आया। पहले आप ये ज़रा थोड़ा सा स्टेटमेंट सुन लें ताकि मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ। ये कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। उन्होंने कहा जी, मशरिक़ वुस्ता जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुँचाया है। यानी शहबाज शरीफ साहब ये बता रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें ठीक कर ली थी और पाकिस्तान जो है वो बेहतर ट्रैक पे चला गया था। हमारी जो 2 साल की कोशिशें थी मुश्तरका, जब वो मुश्तरका कहते हैं तो वो फील्ड मार्शल को अपने साथ शामिल करते हैं कि हमने जो कुछ भी किया उसको नुकसान पहुंचा। तो रिकॉर्ड ज़रा थोड़ा सीधा कर लें। एक तो ये है कि ऐसा बयान ना बांग्लादेश ने दिया, ना इंडिया ने दिया, ना श्रीलंका ने दिया, ना अफगानिस्तान ने दिया। खित्ते में किसी मुल्क ने यह नहीं कहा कि इस जंग ने हमें नुकसान पहुंचाया। हालांकि इन तमाम ममालिक ने अपने लोगों को जंग के दौरान रिलीफ दिया, यानी अपनी टैक्सेस को कम किया ताकि लोगों के ऊपर बोझ कम से कम पड़े, जबकि पाकिस्तान ने इसका उलट किया। ये जंग शुरू होने से पहले ये इस तरह बात कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और उन्होंने हालात को बहुत बेहतर कर दिया था। कुछ चीजें रिकॉर्ड के ऊपर सीधी कर लेते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में इन्होंने सारा कुछ जंग पे डाल देना है। जब ये जबरदस्ती रिजीम चेंज ऑपरेशन करके इक्तदार में आए थे तो ये हर चीज इमरान खान पे डाल रहे थे। हालांकि आदादो शुमार ये बता रहे थे कि इमरान खान के दौर में हालात बहुत बेहतर थे। आज इनके अपने साथी, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हैं, चाहे वो मोहम्मद जुबैर हैं, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो गवाही देते हैं कि इमरान खान के दौर में हालात बहुत बेहतर थे। असल तबाही इन्होंने आने के बाद फेरी है। ये पहले इमरान खान पे डालते रहे, बाद में इनको 9 मई मिल गया। फिर इन्होंने अपनी हर परेशानी, अपनी हर बुराई, अपनी हर नाराजगी और नकम्मापन 9 मई के पीछे छुपाना शुरू कर दिया। ये जो बुरा करते थे, जो तबाही फेरते थे, 9 मई के पीछे जाकर छुप जाते थे। और अब इन्हें छुपने के लिए खित्ते के अंदर एक छोटी सी जंग मिल गई है। छोटी जंग इसलिए कह रहा हूं कि ये ईरान और अमेरिका के बीच में ना, हमारा तो लेना देना ही कोई नहीं है इसमें। अब ये हर चीज, हर तबाही को उसके पीछे छुपा रहे हैं, ऐसे जैसे बहुत बड़ा माशी नुकसान हो गया हो। दुनिया में किसी भी मुल्क ने इस जंग से इतना मुनाफा नहीं कमाया जितना पाकिस्तान की हुकूमत ने कमाया। दुनिया भर के ममालिक ने अपने लोगों को सब्सिडीज दी हैं। दुनिया भर के ममालिक ने अपने टैक्सेस को कम किया है। दुनिया भर के ममालिक ने अपने कौमी खजाने में बोझ डाला और लोगों को रिलीफ दिया है। जबकि पाकिस्तान इस जंग के दौरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने लोगों की जेबें काटी हैं। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमने बढ़ाई, सबसे ज्यादा टैक्सेस हमने लगाए, बिजली और गैस की कीमतें हमने बढ़ाई। तो पाकिस्तान ने जो कुछ इस जंग के नाम पे किया और इस जंग के बहाने जो कुछ पाकिस्तानी अवाम के साथ किया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं मिलती। तो इन्होंने तो जंग से मुनाफा कमाया। ये कैसे कह सकते हैं कि जंग ने तबाही फेर दी मईशत की? तो ये एक नया इनको हथियार मिल गया है। एक तरफ इन्होंने जेबें भरी, अवाम की जेबें काटी, और दूसरी तरफ अवाम पे ही एहसान चढ़ा रहे हैं कि हम पता नहीं क्या करने वाले थे। जंग से पहले हालात क्या थे जरा ये देख लें आप। जो गुर्बत और बेरोजगारी है उसके रिकॉर्ड जंग शुरू होने से पहले टूट चुके थे। महंगाई अपने उरूज पर थी। मईशत जंग शुरू होने से पहले ही तबाह हो चुकी थी। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी थी जंग शुरू होने से पहले, और जंग शुरू होने के बाद तो इन्होंने बिल्कुल ही तबाही फेर दी। सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर जंग शुरू होने से पहले ही आ चुकी थी। तरक्याती प्रोग्राम और जितने भी बड़े बड़े मंसूबे हैं पाकिस्तान में, वो जंग शुरू होने से पहले ही इन्होंने बंद कर दिए हुए थे। एक्सपोर्ट्स लगातार गिर रही थी और मालियाती खसारा पाकिस्तान का बढ़ रहा था। ये जंग शुरू होने से पहले की मैं आपको बातें बता रहा हूं। तो जो इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया वो ऐसा ये अब फील करवा रहे हैं जैसे 2 महीने पहले पाकिस्तान बिल्कुल ठीक था और ये जंग की वजह से पता नहीं कितनी तबाही हो गई। हालांकि जंग की वजह से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, इन्होंने अवाम का खून निचोड़ा है जंग की वजह से, और जंग के बहाने इन्होंने लोगों की जेबों से वो माल निकलवाया है जो नॉर्मल हालात में ये निकलवाते तो लोग इनके गले पड़ जाते। इन्होंने जंग को भी अपने लिए कमाई का एक जरिया बनाया। अपोजिशन ने इसके ऊपर एक पोजीशन ली है। पहली मरतबा अपोजिशन जो है वो अपोजिशन वाला काम करने जा रही है। थोड़ा सा उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। मोहम्मद जुबैर और बाकी अपोजिशन के लोग सब बैठे थे, तो इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को 4 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये बहुत लंबा अरसा होता है। अली परवेज मलिक बार बार आते हैं और 70 साल की बात करते हैं कि जनाब फलानी नाकामी हो गई, फलानी नाकामी हो गई। ये अब नाकामियों का एतराफ़ करना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से अपोजिशन एक वाइट पेपर जारी करने जा रही है जिसमें यह बताया जाएगा कि 10 शोबों में किस तरीके से तबाही आई पाकिस्तान में। इसमें एनर्जी का शोबा भी होगा, मईशत का होगा, रेमिटेंसेस का होगा,
एक्सपोर्ट्स का होगा, जो जो शोबे हैं, किसानों का एक पूरा शोबा है ज़राअत का, वो है, उस पर बात करेंगे। इंडस्ट्री कैसे पाकिस्तान में तबाह हुई, इस पर बात करेंगे। फिर इस पे भी बात की जाएगी कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर चली गई। वो बैनुल अक़वामी कंपनियां जिस जिस मुल्क में होती हैं वहाँ पे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और लोग वहाँ पे सरमायाकारी करते हैं। लेकिन ये जो बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं, ये सारी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, इनके बड़े ताल्लुकात होते हैं और ये एक दूसरे को स्टडी करते रहते हैं। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से भाग गई अपना सरमाया लेकर, तो बाकी कंपनियों को भी कान हो गया कि इस मुल्क के अंदर से सारे भाग रहे हैं, तो यहाँ पे सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा ये सारी चीज़ें, कुछ 10 चीज़ों के ऊपर, कैसे 10 शोबों को मौजूदा हुक्मरानों ने तबाह बर्बाद कर दिया, इसके ऊपर एक वाइट पेपर अपोजिशन जारी करने जा रही है। अच्छी बात है, कम से कम ये काम तो करना चाहिए। हुकूमत की जो हालत है ना, वो ये है कि यानी अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, ये जियो न्यूज़ के ऊपर खबर आई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों का जो तबादला था, उसमें जनाब एक झटका लगा तबादला में दिलचस्पी रखने वाले हलकों को, और पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से 2 जजों का ट्रांसफ़र फिलहाल नहीं किया गया। अब अंदाज़ा करें कि पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से जो 5 जजेस निकालने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पीपल्स पार्टी ने 2 रुकवा लिए। अब जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी ऐसे हो रही है जैसे एसएचओ की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। जैसे कोई पुलिस वाला ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गया, कोई छोटा मोटा ब्यूरोक्रेट, कोई सेक्शन ऑफिसर, यानी छोटे छोटे अस्पताल का एमएस है, वो ट्रांसफ़र हो गया। अब इस तरीके से जजों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। जजों को ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ पे आकर खड़े हो गए और क्या दुर्गत उनकी बना दी है मौजूदा निज़ाम ने आईनी तरामीम कर करके। और देखें, जजों को ये भुगतना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जजों ने मौके पर इंसाफ नहीं किया, अब उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। यही जजेस अगर खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में नाइंसाफ़ियों के खिलाफ, यही जजेस अगर ट्रिब्यूनल्स में फैसले देते, यही जजेस अगर जाली फॉर्म 47 को रद्द कर देते, तो ये आईनी तरामीम हो ही नहीं सकती। और अगर ये आईनी तरामीम ना होती तो आज जजेस इज्जत के साथ अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए इंसाफ की कोशिश कर सकते थे। लेकिन क्योंकि जजेस जो हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद कंप्रोमाइज़ हो गई और उसके बाद अब नज़ला उन्हीं पे गिर रहा है। जिस जज को जब दिल करेगा, जहां से दिल करेगा उठाएंगे और जहां दिल करेगा फेंक देंगे, और पॉलिटिकल पार्टियों के मरहूने मिन्नत होंगे। अब अंदाज़ा करें ना, जिन 2 जजेस की ट्रांसफ़र रुकवाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्या वो 2 जजेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कभी कोई फैसला दे पाएंगे? जियो की खबर है ना कि अगर जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक पॉलिटिकल पार्टी रुकवा रही है और दूसरी करवा रही है, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ क्या कभी कोई जज जा पाएगा? जजेस से जो है वो उनका इख्तियार छीन लिया गया है, उनकी आज़ादी छीन ली गई है। अब ये अदलिया कभी ऐसे आज़ाद नहीं रहेगी। आ जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, जो बैनुल अक़वामी मामलात हैं उनको थोड़ा सा रिपोर्ट करते हैं आपके सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनका सोशल मीडिया है ट्रुथ, उसके ऊपर एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट की है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ में M4 गन, ये अमेरिकन की बड़ी ख़ास गन है M4, ये 223 बोर की गन है और M4 इसे कहते हैं। ये जो शॉर्ट कॉम्बैट है या जो लड़ाई है क्लोज रेंज में लड़ी जाती है, उसके लिए ये एक बेहतरीन हथियारों में से एक हथियार है। ये पाकिस्तान में भी है ये गन, अब पूरी दुनिया के अंदर बड़ी मकबूल हो गई है। अफ़गान वॉर में इसको मकबूलियत मिली थी M4 को। तो ये जो बंदूक है ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है और कोट पैंट पहन के खड़े हैं एक वॉर जोन में, और पीछे जगह जगह आग लगी हुई है, जगह जगह जो है वो बंकर्स हैं, फौजी बंकर्स इस किस्म की जगह, और वो तबाह हो रही हैं, धमाके हो रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक फ़ोटो जारी कर दी, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी मैं अब अच्छा आदमी ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, they don't know how to sign a nuclear deal, they better get smart soon, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ट्रंप ने धमकी लगाई है कि ईरान को नहीं पता चल रहा कि कैसे न्यूक्लियर डील करनी है। अगर उन्हें समझ नहीं आ रही ना, तो उन्हें जल्द समझ लेना चाहिए, यही उनके लिए बेहतर है। और साथ ही बंदूक हाथ में पकड़े हुए अपनी फ़ोटोशॉप फ़ोटो पेस्ट कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे। इसका मतलब क्या है? ये एक धमकी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है ईरान को कि अगर जल्द अज जल्द आप हमारे साथ कोई डील नहीं करते तो फिर हम आपके साथ ये कर सकते हैं। अमेरिकन एजेंसियों ने
सर जोड़ लिए हैं इस बात पे कि अगर अमेरिका यकतरफा तौर पे अपनी फतह का ऐलान कर देता है तो इस पे ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। यानी अगर अमेरिका अपनी फतह का ऐलान करता है कि जी हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं किसी एक मौके पर, और फिर अपनी फौजी कुव्वत को कम करता है, तो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आएगी। ये बात अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज डिस्कस कर रही हैं। ईरान को कंट्रोल कैसे करना है इसका उनके पास इस वक्त तक फ़िलहाल कोई हल नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि जिस मसले में उन्होंने अपने आप को फंसा लिया है, इस मसले से निकलना कैसे है। यानी गेम शुरू तो उन्होंने किया, अब गेम को ख़त्म कैसे करना है ये उनसे समझ ही नहीं आ रही। अब इसमें एक जर्मन चांसलर ने स्टेटमेंट दिया। एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर के बारे में स्टेटमेंट दिया था, वो किसी के बारे में भी सख्त बात कर देते हैं। तो उन्होंने वापस स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी देखें, मुझे जंग के शुरू से ही ये खदशात थे कि ये जंग शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा। कह रहे जर्मनी और यूरोप जो है वो सफ़र कर रहा है उन नताइज की वजह से जो पैदा हो गए हैं इस जंग की वजह से। ख़ास तौर पे जो आबने हुर्मुज़ बंद हुई है उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है, और ये हमारी एनर्जी सप्लाई को बहुत हद तक मुतासर कर रहा है ये मामला, और हमारी परफॉर्मेंस जो है एक इकॉनमी में उसके ऊपर ये असरअंदाज हो रहा है। और वो कहते हैं मेरा अभी भी सारा की सारी तवज्जो और कोशिश यही है कि किसी तरह से ये जंग रुक जाए। लेकिन अगर ये जंग रुक जाए तो इसमें जो सबसे बड़ा मामला है वो तो आबने हुर्मुज़ का है। अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं और ये अमेरिका और इसराइल के हवाले से खारजी मामलात में, स्ट्रेटेजिक मामलात में इनकी एक्सपर्टीज़ है। इनका नाम है प्रोफेसर जॉन मेयरशामर। इन्होंने एक बयान दिया है टीवी के ऊपर, और इनका स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हो गया पूरे अमेरिका में और दुनिया भर में। इन्होंने बड़े वसूख के साथ एक बात कही कि ईरान अब कभी आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। ईरानी पागल होंगे अगर इस कंट्रोल को छोड़ देंगे, क्योंकि वो फाते हैं और ये आबी गुजरगाह उन्हें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। दूसरी बात, मार्को रूबियो और जेडी वेंस दोनों ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं होना चाहते। वजह यह है कि 2028 में ये लोग सदारती इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस जंग का फाते ईरान है। यानी जेडी वेंस भी चाहते हैं कि सदारती इलेक्शन लड़ें, मार्को रूबियो भी चाहते हैं सदारती इलेक्शन लड़ें। अब वो दोनों तो इसके अंदर कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ईरान फाते है और फाते को आपको मैदान में जो कुछ आप नहीं जीत पाते वो आप टेबल पे उससे नहीं ले सकते, बल्कि आपको फाते को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो ईरान फाते है, फाते से मुज़ाकरात करते हुए अमेरिका को बहुत कुछ देना पड़ेगा, और जो भी ये सब कुछ देगा इसराइली लॉबी उसे टारगेट करेगी और इलेक्शन में जीतने नहीं देगी। यही वजह है कि ये दोनों खौफजदा हैं, मार्को रूबियो और जेडी वेंस। ये दोनों मुज़ाकरात के अंदर ईरान के साथ चीज़ें फाइनलाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी फाइनलाइज करेगा वो बहुत कुछ छोड़ेगा। आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान होता है डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई को लड़ने के बाद। और एक जो उनका मामला चल रहा है एप्स्टीन फाइल्स का, वो भी कितना इंपैक्ट डालता है ये आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है ढीले मुंह के साथ कुछ भी कह देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी बादशाह आए हुए हैं अमेरिका में। हालांकि बरतानिया के कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने यह कहा था कि इनका दौरा रोका जाए, वरना डोनाल्ड ट्रंप बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तो ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, ये बादशाह चार्ल्स भी ये समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी कही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अजीब बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जर्मन बोल रहे होते। यानी हमने यूरोपीय ममालिक की बड़ी मदद की है, अगर अमेरिका ना होता तो आज यूरोपीय ममालिक जर्मनी की ज़बान बोल रहे होते या जर्मन बोल रहे होते। वहाँ डच बोली जाती है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जनाब हम ना होते तो आपकी वो हालत करते जर्मन उस दौर में कि आप सारे आज जर्मन बोल रहे होते। तो इसमें फिर शहजादा चार्ल्स, अब तो वो बादशाह हैं, तो बादशाह चार्ल्स जो है उन्होंने जो इसका जवाब दिया वो बड़ा कमाल जवाब है। बोलती बंद कर दी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने कहा जी मैं ये कहने की जसारत कर सकता हूं कि अगर हम ना होते तो आप आज फ्रांसीसी बोल रहे होते, क्योंकि फ्रेंच भी इन पे चढ़े हुए थे और उस वक्त जो है वो बरतानिया उनके लिए एक ऑक्सीजन बन रहा था। तारीख है बड़ी जालिम है, और इनको बादशाहों को ख़ास तौर पे तारीख का बहुत पता होता है। इनके पास वो तारीख भी होती है जो नॉर्मली आपको किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। तो शहजादा चार्ल्स के जवाब पे वहाँ बड़े कहकहे लगे
कि जनाब अगर हम जर्मन बोल रहे होते आप हमारी मदद ना करते, तो अगर हम आपकी मदद ना करते तो आज आप फ्रांसीसी बोल रहे होते, आपकी ये हालत होती। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मेरी वालदा को बहुत पसंद था, बहुत प्यारा लगता था शहजादा चार्ल्स, और वो कहती थी देखो कितना अच्छा है, वो मेरी वालदा का क्रश था। वह अमेरिकन सोसाइटी में ये चीज़ें बुरी नहीं बनाई जाती, लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं इन बातों को। हमारे यहाँ थोड़ा सा लोग इसको अलग तरह देखते हैं, वहाँ पे और तरह देखते हैं। सोसाइटीज़ का अपना अपना फ़र्क होता है। बरतानवी सफ़ीर की इस मौके पर जब बरतानिया के बादशाह मौजूद हैं अमेरिका में, तो बरतानवी सफ़ीर की एक ऑडियो लीक हो गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो है। उसमें ये कहते हैं कि अमेरिका का खसूसी ताल्लुक़ बरतानिया के साथ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुक़ आता है, लेकिन ख़ास ताल्लुक़ हमारा बरतानिया और अमेरिका का नहीं है। अमेरिका का ख़ास ताल्लुक़ सिर्फ इसराइल के साथ है, ये बरतानवी सफ़ीर ने कहा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लीक होने वाली ऑडियो में बरतानवी सफ़ीर ने कहा कि अमेरिका और बरतानिया के, और ये अमेरिका में बरतानवी सफ़ीर है, अमेरिका में जो बरतानवी सफ़ीर है सर क्रिश्चियन टर्नर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और टेलीफोन के ऊपर इनकी ऑडियो कॉल लीक हो गई। और इस मौके पर लीक हुई जब बादशाह मौजूद है अमेरिका में। यहाँ भी एक बड़ी पॉलिटिक्स होती है, ऐसे मौके पर ये वाली कॉल लीक हो जाना ये इतना सादी बात नहीं है, और लीक होके फौरी तौर पे ये चीज़ की तशहीर भी होगी। हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा, दफ्तर खारजा ने, कि ये सफ़ीर की ज़ाती राय और ख्यालात हैं, हुकूमत का ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सफ़ीर ने जो कहा, जो ऑडियो लीक हुई, उसमें कहा कि अमेरिका और बरतानिया के दरमियान करीबी ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन ख़ास तौर पर दिफा और मईशत के शोबों में ताहम आलमी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। आज अमेरिका का जो ख़ास दोस्त है या ख़ास ताल्लुक़ है वो इसराइल के साथ है। यूरोप अब मुकम्मल तौर पर अमेरिका के सिक्योरिटी निज़ाम पर इन्हिसार नहीं कर सकता। इस वक्त अमेरिका का ख़ास ताल्लुक़ एक ही मुल्क के साथ है और वो मुल्क इसराइल है। तो उन्होंने ये कहा कि मगरबी ममालिक को अपनी ज़रा थोड़ी सी असर नो जायज़ा लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी मामलात और दीगर मामलात में अमेरिका पे अब पहले की तरह इन्हिसार नहीं कर सकते। इस मौके पर इस किस्म की कॉल लीक हो जाना इतना सादा नहीं है। नाज़रीन, शुमाली कोरिया से एक खबर आई है और ये अमेरिकन इसके ऊपर तबसरा भी कर रहे हैं और हैरत का इजहार भी कर रहे हैं, परेशानी का इजहार भी कर रहे हैं कि शुमाली कोरिया बहुत तेज़ी से अपने हथियारों को उस लेवल तक लेकर जा रहा है कि अमेरिका के लिए आइंदा उन्हें रोकना मुमकिन नहीं रहेगा। यानी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। अमेरिका का जो सिस्टम है और जिस तरह वो इंटरसेप्ट करता है मिज़ाइलों को, उसमें मिज़ाइल बनाने की रफ्तार कम है और जो मिज़ाइल वो बनाते हैं वो बहुत महंगे हैं और एक हद से ज़्यादा वो तैनात भी नहीं किए जा सकते। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो सालाना 12 से 15 वॉरहेड्स बना रहा है, जो बहुत बड़ी तादाद है। एक वॉरहेड को या एक बड़े मिसाइल को, जो बैलिस्टिक मिसाइल आता है, उसको रोकने के लिए 2-2, 3-3 इंटरसेप्टर्स भी बाज़-औक़ात लगते हैं। तो शुमाली कोरिया इस तादाद को इतनी तेज़ी से बढ़ा रहा है कि अमेरिका के लिए फ्यूचर में इन्हें रोकना मुमकिन शायद नहीं होगा। अच्छा, उसमें ये बताते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है शुमाली कोरिया के पास, जिसमें वो सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स बना रहा है और इसके अलावा बहुत सारे डिकॉय मिसाइल्स बना रहा है। यानी ऐसे मिसाइल जिनके अंदर कोई बारूद नहीं होता, वो बहुत सस्ते बनते हैं और बड़ी तादाद में वो भी लॉन्च कर दिए जाते हैं। तो जब ये सिस्टम में दाखिल होते हैं तो वो सिस्टम बौखला जाता है। ये काम ईरान ने भी किया था। तो कोरिया बहुत बड़े पैमाने पर यह काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट दी है कि अब शुमाली कोरिया वो ताकत हासिल कर रहा है कि अमेरिका मुस्तकबिल में शुमाली कोरिया को नहीं रोक पाएगा और शुमाली कोरिया की मिसाइल वो हैं जो दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। आखिर में नाज़रीन, एक खबर छपी है और ये भी एक अमेरिकी जरीदा है, द अटलांटिक। उसके अंदर ये दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप से ईरान जंग की हकीकत छुपाई जा रही है। यानी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मालूम कि ईरान जंग के असरात क्या हैं और मामला कहाँ पहुँच गया। देखिए, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी तो है, वो जब चाहते हैं किसी लड़ाई में किसी को उतारना वो उतारते हैं, वो जब चाहते हैं लड़ाई को ख़त्म करना वो लड़ाई को ख़त्म करते हैं और वो अमेरिकन सदूर को इस्तेमाल भी करते हैं बाद वक़्त गलत इन्फॉर्मेशन देकर। इस पे बार बार जेडी वेंस ने और दीगर लोगों ने पूछा भी कि क्या जो इन्फॉर्मेशन हमें पेंटागन से मिल रही है वो ठीक है या गलत है। तो ये द अटलांटिक का जो दावा है वो दावा कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि देखिए इसका जो सियासी खुमियाजा भुगतना पड़ेगा वो पेंटागन को नहीं भुगतना पड़ेगा, वो भुगतना पड़ेगा
पॉलिटिकल लीडर डोनाल्ड ट्रंप को या उनकी पॉलिटिकल पार्टी को, तो सारा बोझ तो उन पे आ जाएगा। तो अब ये इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद उनसे मालूमात छुपाई जा रही हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।